हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर को, जो कि क्लास 10th का मैथ का पेपर है। ये क्लास 10th का मैथ का पेपर है 2025 का। कोड है हमारा 822 बी हुई। आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर पेपर का जो अनसाल पेपर है उसमें कोड को मैच करा लेंगे। 2025 का 822 का जो कोड है बी हुई, उसको मैच करा लेंगे और उसी हिसाब से अपना देखते जाएंगे क्वेश्चन को। तो ये क्लास 10th का पूरा पेपर है। यहाँ रोल नंबर लिखना रहता है, यहाँ पर नाम लिखना रहता है। बाकी ये सभी दिए हुए हैं। पूर्णांक इसका 70 नंबर है। इसमें टोटल समय दिए जाते हैं 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे पेपर के लिए और 15 मिनट दिया जाता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। बाकी टोटल 3 घंटे 15 मिनट आप यूज़ कर सकते हैं टोटल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर को हम। तो अगर इस पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेंगे, 2025 का 7 सेट, 2024 का, 2023 का और 2022 का, इतना पर्याप्त है। अगर इतना पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि जो लिखित परीक्षा है उसमें 70 में 70 कहीं नहीं जाने वाले हैं। 70 आउट ऑफ 70 कहीं नहीं जाने वाले हैं। बाकी 30 तो स्कूल से प्रैक्टिकल से मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को हम। ये पहले शुरू होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव से शुरू होगा। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और बाकी जो 50 नंबर के हैं वो डिस्क्रिप्टिव में रहते हैं। तो इसमें ओमार में सिर्फ गोला करना रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। कह रहा परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होगा। परिमेय संख्या मान लें कि 2 ले लें हम, और अपरिमेय आप लोग जानते हैं कि मान लें √3 या √2 या √5 या पाई भी अपरिमेय होता है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा परिमेय है और ये वाला जो √3 है वो अपरिमेय है। अगर रूट में मान है यानी इसका मान अगर नहीं मिल निकल रहा है, या ये कह सकते हैं कि अनवसानी अनावर्ती, जो ना तो कटे और ना ही मान रिपीट हो, तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी अपरिमेय मिल जाएगा। तो कितना क्वेश्चन सिंपल था, ये अपरिमेय संख्या मिल जाएगा। दूसरा नंबर देखें। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसको फैक्टर करेंगे हम, तो 156 को काटना होगा हमें। तो किससे काटेंगे, पहले तरीका पता होगा कि अभाज्य संख्या से काटते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे काटते जाएंगे। तो सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। 2 7 14, 1 15, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, विषम संख्या। 3 से ट्राई करेंगे। 3 का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़ दें। 9 3 12, 12 3 से कट रहा है तो ये 3 से कटेगा। 3 का नम 3, 3 3 9। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ने पर 4 आ रहा है। तो किससे काटेंगे, फिर 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 का नियम होता है कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। 7 से भी नहीं कटेगा, पहाड़ा पढ़ के देख सकते हैं। 11 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा 13 से कटेगा। अब इसको हम चेक करेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखें तो पावर के रूप में है। तो 2 हमारे पास 2 बार आ गया है, तो यानी कि 2 की घात 2 बन जाएगा, और 3 एक बार है और 13 एक बार है। तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 कहाँ पर है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब ओमार सीट रहेगा, ओमार सीट में बी वाले पर गोला कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपाते y का मान। इसमें हमको क्या बताना है, x अनुपाते y बताना है। कैसे लगाएंगे इसको, अगर इसको डायरेक्ट लगाना चाहें तो उसका भी तरीका है, अगर डिटेल से लगाना चाहें तो उसका भी तरीका है। तो कैसे लगाया जाए, अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो इसमें से क्या करेंगे, y को कॉमन कर लेंगे या y से भाग दे देंगे, वो भी तरीका है। तो वही लगाते हैं पहले हम, पहले इसको y से भाग देते हैं। हम दोनों तरीके बताएंगे, जो आपको आसान लगे वो तरीका लगा लेना। अगर हम y से भाग दे दें या y को कॉमन कर लें, यानी y को हमें ज़बरदस्ती इसमें कॉमन करना है, तो क्या मिलने वाला है हमको, ये मिलेगा 3x बटे y। अब ये हो जाएगा +5, y तो निकल गया बाहर, इसमें से भी y कॉमन होगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3x बटे y और -5 बराबर कितना है, 7/3। y से y कट गया। अब इसको हम कहीं से गुणा करा देंगे, 3 का 3 से गुणा, 3 3 9, x बटे y और प्लस 3 5 15। 7 को यहाँ गुणा करा देंगे, 7 3 21, x बटे y और -7 5 35। x बटे y को एक तरफ कर लेंगे हम, तो 9 x बटे y और -21 x बटे y।
और जो अंक वाले हैं उसको दूसरी तरफ। तो -35 तो यहाँ पर ही है इधर। अब इस 15 को उधर ले जाएंगे तो -15 हो जाएगा। अब देखिए दोनों x बटे वाई हैं, ये भी x बटे वाई, ये भी x बटे वाई, तो इन दोनों को हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे x बटे वाई को। अंदर क्या बचेगा 9 - 21, यानी 21 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 11 में से 9 गया 2 और 1 -12 बच गया। अब बराबर ये दोनों माइनस में हैं, जुड़ जाएंगे। 5 - 5 10, 3 1 4 1 5 -50, माइनस से माइनस कट गया तो x बटे वाई बराबर क्या मिल गया हमको 50 बटे 12, काट देंगे 2 छक 12 और ये 25, यानी कि आ गया 25 बटे 6। हमको x बटे वाई का मान निकालना था। x बटे वाई का मतलब x अनुपात वाई, यही तो पूछ रहा है x अनुपात वाई का मान। तो x अनुपात वाई का मान कितना मिल गया 25/6। कहाँ पर है ये ऑप्शन ये में 25/6 सही हो जाएगा। अब अगर इसको और लगाना चाहें, बटे में ना भाग ना करना चाहें तो उसका भी तरीका हमारे पास है। चलिए वो भी बता दे रहे हैं कि अगर भाग ना करना चाहें तो फिर कैसे लगाएंगे। तो फिर इसको डायरेक्ट ही गुणा करा दो कहीं चीज, डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा 3 त्रिक का 9x, ये हो गया 9x और 3 × 15 वाई। दोनों तरीके बता दे रहे हैं, जो आसान लगेगा उसको लगा लेना। 7 का 3 से गुणा 7 त्रिक 21x और -7 × 35 वाई। तो x को एक तरफ करेंगे, y को दूसरी तरफ। तो यहाँ पर भी x है, यहीं पर ही x है, तो इधर ले आएंगे। तो ये बना 9x - 21x बराबर -35 वाई और -15 वाई। ये घट जाएगा तो बचेगा माइनस कितना 12x और ये कितना मिलेगा -50 वाई। माइनस से माइनस कट गया, x को ले आएंगे y के, ये y को ले आएंगे x के नीचे, यानी x बटे वाई, ये 2 छक 12 और ये 25, तो ये हो गया 25/6। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो अगर ये समझ में आए तो इसको लगाएं, या फिर ये वाला समझ में आए तो इसको लगाएं। बस इसमें y बटे के नीचे लाना पड़ेगा, इसमें हमने y को पहले ही बटे में कर लिया है। तो दोनों तरीके सही हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना है विविक्तर। विविक्तर का मतलब d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकालेंगे, चलिए देखें d का मान कैसे निकाला जाएगा। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पर इसको तुलना कराएंगे हम, किससे तुलना कराएंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कराएंगे हम। तो b का मान कितना मिल रहा है, ये b का मान मिल रहा है हमको -2, तो b की जगह रखेंगे -2, तो -2 का हो जाएगा स्क्वायर, -4 गुणे ये की जगह पर कितना है, यहाँ ये है, यहाँ पर 3 है, तो ये की जगह 3 रख देंगे। c की जगह पर कितना है, ये c अचर पद है, यहाँ पर c की जगह 1/3 है, तो 1/3 रख देंगे। 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर 4 और ये -4, 4 में से 4 गया 0, तो कौन सही है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पांचवा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसमें हमको माध्य निकालना है, मतलब कि मीन निकालना है हमको। तो ये वर्ग अंतराल में दिया है, तो पहले वर्ग अंतराल को हटाएंगे हम। 2 से 4 के बीच में क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। अगर ये ना क्लियर हो कि 3 कहाँ से आया, जैसे मान लें दशमलव में कभी आ रहा हो, तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। 4 2 6, 6 का आधा करेंगे 3। 4 और 6 के बीच में कितना आएगा 5 आएगा। 6 और 8 के बीच में कितना आएगा 7 आएगा। ऐसे ये 9 आएगा और ये 11 आएगा। इसके सामने जो बारंबारता है उसको लिख दें। ये x के मान है सभी, बारंबारता f का मान होता है। तो इसमें 2 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 3 है और ये 4 है। अब क्या करेंगे, अब इसमें सॉल्व करेंगे हम फार्मूला लगा करके। फार्मूला पढ़ चुके होंगे, क्लास में पढ़ाया गया होगा फार्मूला। तो पहले f को x से गुणा करेंगे हम, f गुणे x। तो 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 7 7 49, 9 त्रिक 27 और 11 चौक 44। इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 और 9 15, 15 और 7 कितना होता है 22, 22 और 4 26, 2 आया, 2 2 4, 4 8, 2 10, 10 4 14, 146 मान आ गया। ये हमारा कितना मान हो गया 146। अब क्या करेंगे, तो इस 146 को क्या बोलते हैं हम, 146 को कहा जाता है समेशन ऑफ fx। इस यानी कि पूरे को जोड़ा गया है, fx को जोड़ा गया तो समेशन ऑफ fx। अब बारंबारता f को जोड़ देंगे, तो इसको कहेंगे समेशन ऑफ f। 2 4 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 4 20, ये 20 आ गया। अच्छा तो यहाँ पर xi fi भी करके लिख सकते हैं इसे, बाकी कोई मतलब नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर इसे।
अब फार्मूला क्या होता है, माध्य यानी एक्स बार बराबर समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेसन ऑफ एफ। तो ये है 146 और ये कितना है 20 है। काट देंगे इसको, 2 2 20, 2 7 14, 2 3 6, 73 बटे 10, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7.3। 7.3 किस में है, ऑप्शन डी में है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। त्रिभुज ये बीसी में डी समांतर है बीसी, डी ये वाला है बीसी ये वाला है, ये दोनों समांतर हैं। ये डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है ये डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर। डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, डी बी कहाँ पर है, ये वाला है, ये दिया है डी बी 3 सेंटीमीटर। ये ही 2 सेंटीमीटर ये दिया है यहाँ पर, यही दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ए सी की माप बताना है, ए सी मतलब ये पूरा माप बताना है हमको, ये वाला माप बताना है, ये सी, ये से लेकर के सी की माप हमको बतानी है। क्या करेंगे, अगर दोनों ये समांतर हैं तो क्या लग जाता है, थेल्स का प्रमेय लगा देंगे। अगर दो भुजा समांतर है ये तो क्या लिखेंगे, ए डी बटे बी डी, या समरूपता लगा दें वो भी आ जाएगा, चाहे समरूपता लगा दें या समांतर वाला नियम लगा दें, दोनों तरीके से आएगा। अगर समरूपता लगाएंगे तो ये डी बटे ये भी लिखना होगा, अगर थेल्स का लगाएंगे तो ये डी बटे हमको लिखना होगा डी बी। तो क्या लिखेंगे, ये डी बटे डी बी बराबर यही बटे इसी, यही बटे इसी। ये थेल्स का प्रमेय है। तो ये डी का मान कितना है 1.5 और डी बी का मान कितना है 3, ए का मान है 2 और इसी हमको नहीं पता है। तो इसको काट दे हम, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 आएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 का नम 15, 15 दूना 30। तो इसी बराबर मिला हमको 2 दूना 4, ये 4 सेंटीमीटर मिल गया, यानी हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अभी ये सही नहीं आया है क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, हमको बताना ए सी की माप। ऐसा नहीं कि 4 आया बस ये 4 पे लगा दें, ये गलत हो जाएगा, 4 नहीं सही है। हमको कह रहा है कि ए सी का मान बताइए, ए सी मतलब ये पूरा। तो ये 4 और प्लस ये 2, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही यानी कि 6 सेंटीमीटर होगा। इसको ध्यान रखें कि जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, आराम से लगाएं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, पर्याप्त समय रहता है, आराम से लगा सकते हैं। ये 7वां क्वेश्चन, बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर √y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे, ये पहला वाला मान है x1, ये y1, ये है x2, ये है y2। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कौन x1 है कौन y1। ये 2 3 है x1 और y1, और ये 4 1 है, ये है x2 और y2। मान रखेंगे। अब x2 का मान कौन है 4 है, x1 कौन है 2 है, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 है कितना 1, y1 है 3, होल स्क्वायर लगा देंगे, √। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 1 गया कितना बचेगा -2, -2 का स्क्वायर ये भी 4, 4 और 4 8 हो गया, √8। 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2। तोड़ करके देख लें, 8 को 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो ये तो इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, अब बाकी √2 अंदर रह गया। तो 2√2 यानी ऑप्शन बी सही है। 8वां क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान। इसमें हमको m का मान बताना है, अगर मूल बराबर है तो m का मान। तो इसके कुछ फार्मूले हैं, हम सभी फार्मूलों को लिख दे रहे हैं। जो d बराबर होता है फार्मूला b² - 4ac, अगर इसका मान 0 आ रहा है तो क्या कहेंगे, मूल बराबर, यानी मूल समान। मूल समान होंगे और वास्तविक भी होंगे, इसको ध्यान रखें, मूल समान होंगे और वास्तविक भी होंगे। अगर यही जो d का मान है अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, तो वास्तविक होगा। लेकिन अब परिमेय और अपरिमेय कैसे निर्धारित होगा, अगर ये 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 25 आ गया, मान 4 आ गया, 2 आ गया, जिसका वर्गमूल निकल सके, तो इसको क्या कहेंगे हम, तो इसको कहेंगे परिमेय। वास्तविक है और परिमेय है लेकिन समान नहीं है, मतलब असमान, असमान इसको कहेंगे। और वही d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए और पूर्ण वर्ग ना हो, अगर पूर्ण वर्ग ना हो फिर क्या होगा,
तो वास्तविक तो रहेगा, तो वास्तविक रहेगा, लेकिन और असमान भी रहेगा, क्योंकि बराबर तो है नहीं जीरो के, तो असमान भी रहेगा, लेकिन ये परिमेय नहीं अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकलेगा नहीं। अगर पूर्ण वर्ग नहीं तो वर्गमूल कहाँ से निकलेगा। और अगर जीरो से छोटा हो गया डी का मान तो ये अवास्तविक हो जाता है। अवास्तविक, ये कक्षा 11 में पढ़ेंगे आगे चलकर, इसको कहते हैं अवास्तविक। तो ये 4 नियम हैं। जीरो के बराबर है तो मूल समान, जीरो से बड़ा है तो वास्तविक, असमान, अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। जीरो से छोटा हो गया यानी कि निगेटिव हो गया तो फिर अवास्तविक हो जाता है। तो कह रहा है कि मूल बराबर है, तो हमको मूल बराबर वाला कंडीशन लगा देना है। तो मूल बराबर वाला कंडीशन ये लग जाएगा पहला वाला, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ से b का मान कितना होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना करेंगे तो b का मान है -12, तो -12 का स्क्वायर -4, ये की जगह पर कितना है 3 है, 3 रख देंगे, c की जगह पर है m। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो 12 बार 144, इसको उधर भेज देंगे। तो अभी ऐसे लिख दें 144, 4 थे 12m बराबर 0। तो 144 बराबर, ये माइनस में इसी को भेज दें तो प्लस में हो जाएगा 12m। तो 12 बार 144, यानी m का मान कितना आ गया 12। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, m का मान हो जाएगा 12। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब ये 9वां क्वेश्चन देखें, 15 और 25 का HCF 5 है, तो LCM क्या होगा। तो इसका फार्मूला पढ़े होंगे कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। तो HCF है 5, LCM हमको निकालना है। पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 25। तो 5 से इसको काट दें, 5 का नंबर 5, 5 × 15 यानी 25 × 75, 75 आ गया हमारा LCM। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 9वां नंबर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब अगर इतना लंबा ना लगाना चाहें तो सीधा 15 और 25 का LCM निकाल लो, वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में हमको दिखाना है। तो विकल्प में हमको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, ये खुद ही लगा करके सिर्फ हमको आंसर लाना है बस। अगर यही लगाने वाले में होता तो हमको पूरा लगाना पड़ता डिटेल में, पर ये ऑप्शन में है तो इसलिए 15-25 का डायरेक्ट LCM निकाल करके टिक कर सकते हैं। 10वां, ये P 3 1 -1 -3 के लिए सारवंतर वही डिफरेंस निकाल देंगे। तो 1 में से 3 को घटा दें, बस 1 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा -2 है ऑप्शन ए में। तो 10वां का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। इसमें हमको बताना है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक का मतलब मध्यिका, माध्यक का मतलब ध्यान रखें कि यह है मध्यिका। तो हमको मध्यिका का वर्ग निकालना है, तो ये किस वर्ग में पड़ेगा ये पता करना है। तो बारंबारता से निकलेगा 2 7 3 10 4 ये दिया हुआ है। तो इसको हम लिख दें एक बार, हमको लिखना पड़ेगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ये तो हमारा हो गया वर्ग अंतराल। बारंबारता दिया है 2 7 3 10 और 4, ये बारंबारता दिया था। लेकिन हमको निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता CF, जब CF निकलेगा तभी हो पाएगा। तो CF के लिए पहले 2 को लिखेंगे, 2 में 7 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 10 जोड़ेंगे 22 आएगा, 22 में 4 जोड़ेंगे 26 आएगा। तो जो 26 आया है 26 का आधा कर देंगे, कितना मिल गया 13, यानी 13वें नंबर पे कौन आएगा। तो 13वें मतलब ये 12 के बाद ये 22 वाले में 13वां आएगा। तो 22 वाले में अगर 13वां आएगा तो इसी के सामने वाला जो होगा वो मध्यिका हो जाएगा। तो इसके सामने वाला मध्यिका वर्ग कौन सा है, 15 से 20 वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, कोई कुछ दम नहीं था इसमें, बस थोड़ा संचयी बारंबारता हमको निकालना था। चाहे तो यहाँ भी करके लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 2 लिख दें, यहाँ 9 लिख दें, 9 3 12 लिख दें, 12 10 22 लिख दें, 22 4 26 लिख दें, 26 का आधा 13, 13 इसी में आ जाएगा, ये 15 से 20। तो चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इसे। 12 नंबर क्वेश्चन, tan ए बराबर 1, तो 2 sin ए इंटू cos ए का मान क्या होगा। तो tan ए की सहायता से हमको sin ए और cos ए का मान निकालना होगा पहले। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, 1/1 लिख देंगे, ये होता है लंब बटे आधार।
यानी कि लंब भी एक और आधार भी एक। तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम, पहले पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो लंब है एक, आधार है एक, तो कर्ण कितना होगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, यानी √2 हो जाएगा कर्ण हमारा। अब चाहिए साइन ये, तो साइन ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। और कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण, मान रख देंगे। तो लंब बटे कर्ण, लंब एक है, कर्ण √2 है, तो 1/√2, आधार कितना है, आधार है 1 और कर्ण √2, तो 2 का नम 2, 2 बचा ऊपर, √2 का गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी सही है। 12 नंबर का कौन सही है, ऑप्शन सी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। 13 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, जैसे जैसे दिया वैसे हम डिटेल में लगा के बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी डिटेल में भी आ जाता है, तो उसमें लगाना पड़ेगा। तो दिया है कि वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, केंद्र यहाँ मान लो है, इसके केंद्र से यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे हम, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसे, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये यहाँ स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो इसकी जो लंबाई है वो कितना है, ये 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से बिंदु Q की दूरी कितना है, ये वाली दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, ये है 25 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दूर। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, इसको वो मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको मिला देंगे, ये मिल गया। पता है कि ये 90 अंश का होता है। स्पर्श रेखा पर, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींचा गया रेखा, यानी केंद्र, स्पर्श केंद्र पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाता है ये। तो पाइथागोरस से हम ये वाला निकाल लेंगे, त्रिज्या यही तो है R, वो भी त्रिज्या है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, R आ जाएगा। तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 25 25 625 बराबर R स्क्वायर, ये 576, आकर घटा देंगे इसको, 625 माइनस 576 बराबर R स्क्वायर। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4 बराबर R स्क्वायर। तो R का मान कितना आ गया, 7, ये 7 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। ऑप्शन ये सही है। तो 13 का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ये। तो कुछ भी नहीं था इसमें, आराम से आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण बताना है हमको। तो क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर, तो मान लो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितना है, ये 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई, तो जमीन पर इसकी छाया बन रहा है, ये मान लो यहाँ पर छाया बन रही है, ये जमीन पर इसकी छाया बन रही है, ये कितना छाया है, 20√3 मीटर इसकी छाया बन रही है। तो उन्नयन कोण बनाना है, बताना है हमको। तो उन्नयन कोण ये हो जाएगा, इसको यहाँ से ऊपर मिलाएंगे शीर्ष से, तो ये वाला बताना है उन्नयन कोण, ये बताना है हमको। थीटा बराबर क्या दिया है, तो लंब दिया है और आधार दिया है, तो लंब और आधार किस में लगता है, tan में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो 20/20√3, 20 से 20 कट गया, 1/√3 आ गया, tan थीटा बराबर, तो 1/√3 tan थीटा में, यानी tan में कितने का मान होता है, तो ये होता है tan 30 का मान, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश, थीटा का मान 30 है, यानी उन्नयन कोण हो जाएगा 30 अंश। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक हम वृत्त बनाएंगे पहले, इसको हम चित्र बना के समझाएंगे ताकि भविष्य में कभी भूले ना क्वेश्चन, आसानी से याद रहे। तो कह रहा है इसका त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या बना देंगे हम 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये इसका केंद्र है। अब कह रहा है वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है, तो चाप मतलब ये वाला होता है, जो परिध का भाग होता है वो है चाप, ये वाला। तो यहाँ से ये जो कोण बना रहा है केंद्र पर, वो कितने अंश का बना रहा है, ये बना रहा है 30 अंश का कोण।
तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्यखंड कौन सा भाग होगा? त्रिज्यखंड हमारा ये वाला भाग होगा, ये हमारा त्रिज्यखंड है, तो यही बताना है हमको, जो येलो वाला है यही त्रिज्यखंड है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो फार्मूला क्या होता है? जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब संगत दिया है, संगत का मतलब जो 30 अंश का कोण वाला है वो, इसका होता है मान, फार्मूला होता है थीटा बटे 360। और ये किसका भाग है? ये भाग किसका है? ये पूरे एरिया का भाग है ये, तो एरिया का भाग है तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान है 30 बटे 360 गुणे पाई का मान कितना रखेंगे? इसमें पाई का मान रखने के लिए नहीं दिया है और यहाँ ऑप्शन में भी पाई नहीं दिया है, तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7। आर कितना है त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 14 गुणे 14, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार है। 7 दूनी 14, इसको काटेंगे हम, 30 का नम 30 और ये कितना आ जाएगा? 30 का नम 30, कितना बचा? 6 बचा, दूना यानी 12 आ गया, तो ये मिल गया 22 गुणे 2 गुणे 14। इसको अलग लिख करके तब काटे हम, ये मिला 22 गुणे 2 गुणे 14 बटे कितना है? 12। काट दें इसको, 2 का नम 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 2 गिरे यहाँ 22, गुणा कर देंगे इसको, तो 11 चौक 44, 11 का नम 11 4 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है? ये ऑप्शन सी में है। 15 का कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 नंबर क्वेश्चन है, जोकर टोपी का आकार। तो जोकर का टोपी किस आकार का होता है? शंक्वाकार का होता है, ऐसे तो होता है जोकर का टोपी, ये इस आकार का होता है ये, तो ये शंक्वाकार है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, शंक्वाकार। 16 का बी। 17 नंबर, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। कल्पित माध्य विधि किसमें आता है? ये कल्पित माध्य विधि किसमें आएगा? अप्रत्यक्ष में आएगा कि प्रत्यक्ष में आएगा कि संयुक्त में आएगा कि सरल में आएगा? तो कल्पित विधि से हमको माध्य निकालना है, और पग विचलन विधि है तो किसमें? प्रत्यक्ष में आएगा कि अप्रत्यक्ष में आएगा, यानी डायरेक्ट मेथड कि इनडायरेक्ट मेथड? तो ये डायरेक्ट में आता है, प्रत्यक्ष में आता है, ये डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि में आता है। तो कौन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा मध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो इसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका। इस फार्मूले को याद रखेंगे, ये बहुत आता है, 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यानी मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो 3 इंटू मीडियन कितना दिया है? 24, यानी मध्यिका 24 दिया है, मीन है 15। अब मोड आ जाएगा 24 तिया 72 माइनस 15 दूना 30, माइनस करेंगे तो 2, 7 में से 3 गया 4, 42। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 42। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। पासे को अगर एक बार फेंकेंगे तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पासे को अगर एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या मिलेगा? 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 कंडीशन होंगे। लेकिन इसमें से हमको क्या निकालना है? सम संख्या। कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो सम है 2 4 और 6, 3 मान हैं, तो 3 मान कितने में से? टोटल 6 में से। तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2 आ गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1/2। अगर विषम का आता तो विषम में भी 1/2 होता। 20 नंबर, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छया निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता, यानी क्वीन आने की प्रायिकता क्या होगा? हमको इसमें क्या निकालना है? क्वीन निकालना है। तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से पत्ते कितने कितने होते हैं, यानी किस प्रकार के पत्ते कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है। तो इसमें हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में टोटल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। जो 52 पत्ते हैं उसमें से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ईंट, पहला प्रकार का ईंट होता है,
दूसरे प्रकार का होता है पान, ईट हो गया, पान हो गया। और तीसरा क्या होता है, तीसरा जो पत्ता होता है वो क्या होता है, वो होता है हुकुम, हुकुम होता है। और फिर चौथा क्या होता है, चौथा प्रकार का पत्ता क्या है, चिड़ी। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। और चारों 13-13 होते हैं। 13 पत्ता ये होगा, 13 पत्ता ये होगा, 13 ही पत्ता ये होगा, और 13 ही पत्ता ये होगा। 13-13 पत्ते होंगे टोटल। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि ईंट का पत्ता और पान का पत्ता ये लाल कलर का होता है, यानी 26 पत्ते लाल होते हैं। और ये वाला जो पत्ता है वो किस कलर का होगा, ये काले कलर का होता है, यानी काला होता है ये, यानी 26 पत्ता काला, 26 पत्ता लाल। अब इसमें क्या रहा, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक पत्ता निकालना है, वो भी रानी होने की प्रायिकता, क्वीन हमको निकालना है। तो क्वीन कितना होगा, तो ये भी ध्यान रखें कि जितने पत्ते होते हैं, जैसे ये वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 10 के बाद क्या होता है, जे, क्यू और के, जोकर, क्वीन और किंग, यानी बादशाह, गुल्ला बेगी बादशाह जिसको बोलते हैं। ये एक एक पत्ते 4-4 होते हैं, सभी 4-4 पत्ते होते हैं, सभी 4-4 पत्ते, ये जितने पत्ते होते हैं सभी 4-4 पत्ते होते हैं, सब पत्ते 4-4 होते हैं। यही चारों होते हैं, एक ईंट का होता है, एक पान का होता है, एक हुकुम का होता है, एक चिड़ी का होता है, जिसमें से 2 लाल और 2 काले। तो इसमें क्वीन वाला कौन सा है, हमको छांटना है क्वीन वाला। तो क्वीन वाला ये है। क्वीन के कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते। क्वीन का टोटल कितना पत्ता होता है, 4 पत्ता। तो हमको 4 पत्ता निकालना है, कितने में से निकालना है, 52 में से निकालना है। तो बटे 52 कर देंगे, तो 4 का नम 4 और ये 13, यानी कि 1/13 आ गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, रानी यानी क्वीन का पत्ता 4, टोटल पत्ते 52, 4/52। बाकी हमने ये सब पूरा बता दिया डिटेल। ये अगर आगे आता है कोई क्वेश्चन इस तरह से तो आराम से लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले थे 20 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। अब जो आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव आएंगे। ये देखिए सेक्शन भी आ गया, खंडवा डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसमें पूरा सॉल्व करके ये कॉपी पर लगाना है। वो जितने 20 क्वेश्चन थे वो सिर्फ ओएमआर पे गोला करना था, यानी रफ शीट पे लगा करके अपना सॉल्व करके जैसे भी लगा पाए, चाहे शॉर्टकट में या डिटेल में, उसको लगा करके और ओएमआर पे गोला करना था 20 क्वेश्चन। अब ये है, ये कॉपी पे लिखना है, जो कॉपी मिलेगा उस पर लिखना रहेगा, ये पूरा लगाना रहेगा सवाल। लिखने का तरीका क्या है, जैसे लिखा है सभी खंड कीजिए, तो खंड बा डाल सकते हैं, लिख देंगे खंड बा। वर्णनात्मक प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ ये लिख सकते हैं सबसे ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर, ऐसे करके लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर। कौन सा प्रश्नोत्तर नंबर है ये, 1 पहले का कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं, का, तो फर्स्ट का इस तरह से प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का। अगर सभी खंड वाले क्वेश्चन को एक साथ लगा रहे हैं तो खंड लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे भी खंड ब वर्णनात्मक ही है तो खंड लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एक बार लिख देंगे पहले पेज पे, बाकी सब जगह वही रहेगा। तो जब जब क्वेश्चन लगाएंगे तब तब यही लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। अगर खा लगा रहे हैं तो फर्स्ट का खा, गा लगा रहे हैं तो फर्स्ट का गा, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो दूसरे का खा, इसे लिखते जाएंगे। क्रम से लिखना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन ही पहले लगाएं। अगर पहला नहीं आ रहा है, खा वाला आ रहा है, तो पहले यहाँ खा को लगा देंगे, उसके बाद का को लगाएंगे, कहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, बस एक क्वेश्चन नंबर साथ में होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले को लगा रहे हैं हम। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंब वृत्तीय शंकु दिया है ये, तो शंकु को हमें बनाना होगा। तो शंकु को ऐसे बना देंगे हम, ये तो है त्रिभुज, इसी त्रिभुज के सहारे से हम शंकु बना देंगे। ये मान लें कि ये लंब वृत्तीय शंकु हो गया। इसमें दिया है शंकु का ऊंचाई और आधार का व्यास 48 और 28, तो ऊंचाई है 48 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गया 48 सेंटीमीटर। अब दिया है आधार का व्यास, तो व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, तो d बराबर हो जाएगा 28, लेकिन हमको निकालना क्या है त्रिज्या, तो इसको लिख देंगे 28/2, तो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। तो त्रिज्या ऊंचाई आ गया। तो शंकु का आयतन निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या होता है शंकु के आयतन का,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देंगे 1/3 गुणे पाई का मान 22/7, तो 22/7 रखेंगे। आर कितना है, आर है 14, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया 48, तो ऊंचाई को लिख देंगे 48, यहाँ लिख देंगे 48। अब इसको हमें काटना है, तो 3 से काटेंगे, 48 कटेगा, 3 का नम 3, 1 बचा, 3 छक 18, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, जो बचा उसको हम गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा ये 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 16, इसको गुणा करा देंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। इसको गुणा करा देंगे हम, मतलब 16 चौका 64, 6 आया, 16 का नम 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। इसको गुणा कराएंगे हम। इसको ध्यान रखें कि जो भी गुणा भाग वाला होगा या तो बगल में लकीर खींच के गुणा कर लेंगे या फिर रफ शीट पे करेंगे, पीछे कहीं एक रफ बनाएंगे वहीं पर गुणा कर देंगे, या फिर बगल में लाइन खींच करके दाहिने साइड में लिख कर सकते हैं गुणा भाग। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 6 9 8, कितना आएगा ये जोड़ने पर, ये जोड़ने पर आया 6, 9 6 15, 9 8 17, 18, 8 1 9, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखें कि मात्रक ना छूटने पाए। आयतन का मात्रक क्यूब में होता है, क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में होता है, तो ये जो मात्रक आया सेंटीमीटर क्यूब, ये इसको ध्यान रखें कि छूटने ना पाए। अब बाकी जो गुणा भाग करने वाला है वो ज़्यादातर कोशिश करें कि बाएं पेज पर करें, या फिर सबसे पीछे जो एक बना लें रफ पेज, ऊपर लिख दें रफ, और उसको सवाल पूरा लगा करके वही बाद में काट दें लास्ट में। अब ये दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ बताना है हमको। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो ये 96 और 404, इसका हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है एचसीएफ, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, एक एक को हमें तोड़ना पड़ेगा, यानी फैक्टर करना होगा एक एक का। तो 96 बराबर लिखेंगे और 404 बराबर लिखेंगे। तो पहले 96 बराबर फिर 404 बराबर, तो 96 का गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा 2 दूनी 4, ये 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 का नम 3। अब यहाँ लिखेंगे हम, कितना कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कई 2 आया, 1 2 3 4 5 बार आया। तो 1 2 3 4 और 5 बार, और 3 को लिख देंगे। अब 404 इसका गुणनखंड करेंगे, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 का नम 2 0, 2 का नम 2। अब कितना आया 101, 101 नहीं कटेगा, या 101 को 101 से ही काट दें, तो ये आया 2 गुणे 2 गुणे 101। अब 101 को हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 101 को, इसको हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, बाहर लिख देंगे, ताकि जो हमको पेयर करना हो उसमें आसानी बढ़े, कठिनाई ना हो हमको पेयर करने में। तो यहाँ देखिए ये 2 2 का पेयर हो रहा है, और यहाँ पर ये 2 का पेयर हो रहा है, तो यानी एचसीएफ कितना आ गया 2 गुणे 2। ये जो एचसीएफ मिलेगा वो मिलेगा 2 गुणे 2, यानी 4 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। स्क्वायर में यानी कि घात में भी करके कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 की घात 5 कर दें, यहाँ 2 की घात 2 कर दें, तो 2 की घात 2 कॉमन हो जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। तो वो भी सही है, या फिर ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं हम। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको इसका निर्देशांक बताना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये। तो इसमें अंतः विभाजन बाह्य विभाजन नहीं कह रहा है, पर रेखा को विभाजित करना है। तो हाई स्कूल में अंतः विभाजन ही है, तो हमको सिर्फ अंतः विभाजन करना है। एक हमने रेखा बना दिया, एक पॉइंट पे लिखेंगे -1, 7, दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे हम 4, -3, ये 2 पॉइंट हो गए। इसको मानेंगे ये, इसको मानेंगे बी। अब इसमें बीच में कहीं एक पॉइंट होगा जो कि 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x, y। ये बीच में एक पॉइंट हो गया x y, जो कि 2:3 के अनुपात में इस ये बी को विभाजित कर रहा है। इसको लिख देंगे c। फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, फार्मूला होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया x का फार्मूला। ऐसे y का होता है,
m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो इसमें हमको दोनों लगाना होगा, x का मान भी y का मान भी, दोनों लगा करके दोनों मान रखेंगे तो x y का मान आ जाएगा। तो m1 है 2, m1 का मान 2 दिया है और m2 का मान कितना दिया है 3। तो m1 की जगह 2 रखेंगे। x2 क्या है, तो इसको कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1, यानी x1 की जगह -1, y1 की जगह 7, और इसको कहते हैं x2 y2। ये दोनों मान हो गए, टोटल मान हो गए 4। तो x2 कितना है 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे। m2 कितना है 3, x1 कितना है -1। जब भी -3 आए तो उसको ब्रैकेट में जरूर कर दें। तो ये हो जाएगा 2 + 3, कितना आएगा 4 दूनी 8, ये प्लस और माइनस हो जाएगा 3 बटे 3 और 2 5, 8 में से 3 घटेगा 5 बटे 5, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 1 आ गया। तो x1 यानी x का मान तो 1 आ गया। अब y का मान यहाँ से मिल जाएगा हमको। m1 का मान 2, y2 यहाँ y2 का मान -3 है, ब्रैकेट में कर देंगे। m2 का मान 3, y1 का मान कितना है 7 है, बटे 2 + 3, ये 2 तिहाई 6, -6 और प्लस 7 × 21 बटे 5, ये माइनस है ये प्लस है, घट जाएगा। 21 में से 6 घटेगा 15 बटे 5, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। तो 5 × 15 यानी कितना आ गया 3। मतलब x, y का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1, 3, यानी ये वाला मान आ गया 1, 3, यानी 1 यानी 1, 3 में विभाजित करता है, अनुपात में नहीं होगा, 1, 3 में विभाजित करेगा। ये अनुपात में तो m का मान होता है, तो ये 1 और 3 के विभाजन में। तो आगे बढ़ेंगे अब, ये घ नंबर क्वेश्चन है। साइन अल्फा बराबर 1/2, कास बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अब ये कैसे लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इसमें हमको पहले मान रखना होगा जो दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा बराबर 1/2, तो 1/2 साइन में कितने का मान होता है, तो ये होता है साइन 30 का मान, यानी कि अल्फा का मान कितना हो गया 30। ऐसे यहाँ पर भी कास बीटा 1/2 कास में कितने का मान होता है, तो ये होता है कास 60 का मान। तो बीटा बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अब क्या पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 30 + 60, 30 60 कितना हो जाएगा 90। कितना आसानी से आ गया ये, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिल गया 90 अंश। आगे बढ़ेंगे, अंगा नंबर क्वेश्चन है। बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी याद कीजिए। मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, तो हमको 0 0 से किसकी दूरी बतानी है -6, 8 की दूरी बतानी है। तो ये पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं। d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें ध्यान रखें कि अगर x1 - x2 कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, या y1 - y2 भी कर देंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। जब चिन्ह माइनस में भी आएगा तो वो स्क्वायर करके प्लस कर देगा। x2 कितना है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो x2 का मान -6, x1 का मान 0, y2 का मान 8, y1 का मान 0, रूट लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, -6 में से 0 घटेगा -6, स्क्वायर करेंगे 36, 8 × 8 = 64, कितना बना ये बन गया √100। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, तो इसका आंसर हो गया 10। बस ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। और आगे 4 नंबर, सिद्ध कीजिए कि काट ये माइनस कास ये बटे काट ये प्लस कास ये बराबर कासक ये -1 बटे कासक ये +1। ये कैसे लगेगा, अब इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना होगा तभी आएगा। हो सकता है कि LHS RHS दोनों को सॉल्व करना पड़े, पर पहले LHS को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगा। तो इसमें काट को बनाएंगे हम साइन कास के रूप में, यहाँ लिख देंगे LHS, यानी कि बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। तो काट को क्या लिखेंगे कास बटे साइन। एक बार इसको उतार लें हम, काट ये माइनस कास ये बटे काट ये प्लस कास ये, क्या बनेगा ये, काट को लिखेंगे कास ये बटे साइन ये, कास ये बटे साइन ये लिखेंगे, और फिर माइनस कास ये लिखेंगे यहाँ। अब बटे में क्या लिखेंगे, ये भी लिखेंगे कास ये बटे साइन ये, अब प्लस में कास ये इतना हो गया।
इस बराबर को यहाँ कर देंगे बीच में। अब cos a को माइनस करना, cos a को हमें कॉमन करना होगा क्योंकि cos a दोनों में आ जाता है, तो cos a को कॉमन करेंगे, साइन को एलसीएम लेकर यहाँ ले आएंगे हम। तो यहाँ से जब cos a को कॉमन करेंगे हम और साइन को यहाँ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं cos a कॉमन हो गया, तो ये बना 1 माइनस साइन ए, यहाँ कर गुणा होगा तो 1 माइनस साइन ए। अब बटे में क्या रहेगा, साइन ए, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ। अब बटे ऐसे यहाँ भी cos a को कॉमन करेंगे, अब 1 प्लस ये बनेगा साइन ए, अब बटे साइन ए। जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, तो क्या कट रहा है, ये साइन ए से साइन ए कट रहा है, cos a से cos a कट रहा है। लेकिन आंसर किस में लाना है, कासक में, तो यहाँ साइन में दिया है तो साइन को हम ही कासक में बदल दें। तो 1 माइनस साइन को कासक में कैसे बदलेंगे, 1 बटे होता है कासक ये, बटे में ऐसे होता है 1 बटे, ऐसे यहाँ होगा 1 प्लस 1 अपान कासक ये। अब एलसीएम ले लेंगे, कासक ये यहाँ आ जाएगा 1 के पास, तो कितना बनेगा ये, तो ये बनेगा कासक ये माइनस 1 बटे कासक ये। अब बटे बराबर यहाँ लगा देंगे, बटे में क्या होगा, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा कासक ये प्लस 1 बटे कासक ये। तो कासक ये से कासक ये कट गया, आया कितना मान, ये मान आ गया कासक ये माइनस 1 बटे कासक ये प्लस 1, देखिए आ गया RHS, ये सेम आ गया। तो RHS ये प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव्ड, यानी जो दायां पक्ष है वो हमारा आ गया, तो सिद्ध हो गया RHS प्रूव्ड। बस आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब इसमें केवल 5 ही क्वेश्चंस को करने हैं, इसके अंदर पूरे नहीं करने हैं। 6 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, 6 में से 5 करने हैं। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ, 1 यहाँ पर है, 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5, और एक क्वेश्चन ये 6, टोटल 6 क्वेश्चन है। तो 6 में से कितने करने हैं, 5 करने हैं। पर यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपको बाकी एग्जाम में पूरे क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ 5 को ही करने हैं, चाहे जो क्वेश्चन 5 कर देंगे। पर ध्यान रखें कि 5 से ज़्यादा नहीं करने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा तो लाओ 6 कर दें, 6 के 6 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर 6 करेंगे तो भी जो पहले क्वेश्चन मिलेगा वही चेक किया जाएगा, अब बाद वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं चेक किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को हम। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसका हमें बताना है सारवंतर, यानी डी का मान बताना है। तो कह रहा 17वां पद, 17वां पद का मतलब ये 17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, बराबर ये 10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। यहाँ प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, जैसे जब क्वेश्चन लगाएंगे कॉपी पर तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब ये 17 क्या बनेगा, सूत्र पढ़े होंगे, an बराबर होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। चाहे तो बगल में लिख सकते हैं सूत्र इतने से, चूंकि an बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 17 लिखा है, तो जहाँ पर n लिखा है वहाँ 17 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ये प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे यहाँ पर भी ये प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, तो ये से ये दोनों तरफ कट जाएगा, 17 में से 1 गया 16d, 10 में से 1 गया 9d, बराबर ये प्लस 7, तो 9 इधर आ जाएगा, तो 16d माइनस 9d बराबर 7। कितना आया, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7d बराबर 7, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, यानी डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, ये खा नंबर, समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके हमको मूल बताने हैं, तो मूल क्या होगा, इसका मूल बताना है। मूल का मतलब x का मान, x का मान निकालने के लिए या तो गुणनखंड विधि से लगा दें या फिर श्रीधराचार्य से लगा दें, दोनों सही है। अगर गुणनखंड से लगाना चाहें, क्योंकि इसमें नियम नहीं दिया है किस नियम से लगाने हैं, सिर्फ दिया है कि मूल ज्ञात कीजिए बस, तो चाहे गुणनखंड से लगाएं या फिर श्रीधराचार्य से। तो पहले हम गुणनखंड से लगाते हैं, जैसे √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो ध्यान रहे कि x² का गुणांक और अचर पद, इन दोनों को गुणा किया जाता है। तो √2 का गुणा किससे करेंगे, 5 √2 से, कितना बनेगा, √2 2, 5 दूनी 10, ये बनेगा 10। अब 10 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए,
तो कितना बनेगा, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, तो 5 और 2 बनेगा। और जोड़ने पर क्यों बनेगा, क्योंकि अचर पद का चिन्ह और एक्स स्क्वायर के गुणांक का चिन्ह यानी एक्स स्क्वायर का जो चिन्ह है वो दोनों प्लस में है, और जो प्लस प्लस गुणा करेंगे तो प्लस ही आ रहा है। अगर चिन्ह पॉजिटिव में आ रहा है तो जोड़ने पर आना चाहिए, अगर नेगेटिव में चिन्ह आ रहा है तो घटाने पर आना चाहिए। तो क्या बनेगा, 5 और 2, तो यहाँ लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। इस 7 को 5 और 2 के रूप में हमने लिख दिया। अब कॉमन करेंगे, √2 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ x कॉमन है तो x को कॉमन करेंगे, तो √2x प्लस 5 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कॉमन होगा, अब हमको इधर वाला देखते हुए कॉमन करना है। तो यहाँ पर क्या है, √2x प्लस 5, तो यहाँ पर 2 है तो √2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम √2 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 में √2 निकल आएगा तो √2 बचेगा, x बचेगा ही, √2 निकल जाएगा तो बचेगा 5 बराबर 0। अब √2x प्लस 5 दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो √2x प्लस 5 कॉमन होगा, तो बचा कितना, x प्लस, यहाँ x बचा और यहाँ पर कितना बचा, √2, तो x प्लस √2 बच जाएगा। तो एक बार इसको लिखेंगे एक बार इसको लिखेंगे 0 के बराबर, तो लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, और दूसरी बार लिखेंगे x प्लस √2 बराबर 0। तो √2x बराबर 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -5 बटे √2, यहाँ से x बराबर हो जाएगा -√2, एक मान ये मिल गया और एक मान ये मिल गया, 2 मूल हो गए। अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो √2 का कॉन्जुगेट कर दें या फिर यही उत्तर लिख दें, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। गा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB गुणे CD। तो जैसे दिया वैसे पहले हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद त्रिभुज ABC पहले हमको बनाना होगा। तो एक त्रिभुज बना देंगे ABC, एक त्रिभुज यहाँ बना देंगे ABC, यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। अब क्या दिया है, भुजा BC पर एक बिंदु D है, ये BC भुजा है, इस पर एक बिंदु D है, तो यहाँ पर एक बिंदु हम कहीं लिख देंगे D, यहाँ पर एक बिंदु D हो गया। लिखा है कोण ये DC यानी AD को मिला देंगे, इसको मिलाना है हमें, कोण ये DC मतलब ये वाला कोण बराबर BAC मतलब ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर हैं, कोण ये DC और कोण BAC बराबर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है CA², तो CA कहाँ पर है, हमको ये भुजा लेना है, CB गुणे CD, CB ये वाला भुजा यानी बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, और CD मतलब ये लेना है हमको। तो जो भुजा आ रहा है सिर्फ उसी त्रिभुज को लेंगे हम, ये बड़ा भुजा यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये बड़ा भुजा AC आ रहा है, मतलब कि बड़ा वाला त्रिभुज ABC लेना है। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा और कौन सा त्रिभुज आ रहा है, ये DC यानी CD वाला छोटा भुजा ये आ रहा है और ये वाला आ रहा है, मतलब कि ये D और C त्रिभुज ये DC में जो भुजा यहाँ पर आ रहा है उसी त्रिभुज को लेकर के सिद्ध करेंगे तभी होगा। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप दिखाना है। अगर समरूप दिखा ले जाएंगे तो समरूपता के नियमानुसार सिद्ध हो जाएगा आराम से। तो दोनों को हमें समरूप दिखाना है, तो पहला काम तो ये करेंगे हम कि जो दिया हुआ है यहाँ पर इसको ले लेंगे हम, ये दिया हुआ है कोण ये DC, तो ये DC छोटे त्रिभुज में आ रहा है पर हमको बड़ा पहले लेना है, तो बड़ा है BAC, लिख देंगे कोण BAC बराबर कोण क्या हो जाएगा ये DC, कोण ये DC, मतलब कि बड़े वाले में ये कोण और छोटे वाले में ये कोण क्या है, बराबर है। यहाँ बगल में लिख देंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख देंगे दिया है। अब क्या करना है, कोण C, ये कोण C छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी दोनों में क्या है, ये कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो बड़े वाले के लिए लिखेंगे ये CB, कोण ये CB बराबर कोण कौन सा, छोटे वाले के लिए ये CD, यहाँ तक सिर्फ D तक, कोण ये CD, ये क्या है, बराबर हो गए। इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में कॉमन है ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा।
तो अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, एंगल एंगल के समरूपता के नियमानुसार। तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, ए डी सी के, किसके अनुसार, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता कसौटी के अनुसार, या लिख देंगे समरूपता के अनुसार ये समरूप हो जाएगा। अब समरूपता के नियमानुसार यानी समरूपता का नियम लगा करके हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो यहां लिखेंगे समरूपता के नियमानुसार, समरूपता के नियमानुसार, समरूपता का नियम लगाएंगे अब। तो समरूपता का नियम क्या कहता है, भुजा का अनुपात बराबर। तो भुजा का अनुपात बराबर दिखाने के लिए दोनों त्रिभुजों को हमें अलग अलग बनाना होगा। अब तो एक त्रिभुज तो ये हो गया बड़ा वाला, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया, छोटा वाला। ये दो त्रिभुज हैं, दोनों को हमने बना दिया। तो बड़ा वाला क्या था, बड़ा वाला है ये बी और सी, छोटा वाला क्या है, अब उसको हम इस कोण के अनुसार दिखाएंगे। यहाँ देखें ये के बराबर कौन सा कोण है, डी है, बीच वाले कोण को लेना है, ये के बराबर है डी। तो यहाँ ये के सामने क्या लिखेंगे, इसके सामने क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, यहाँ पर डी लिखना होगा। यहाँ पर सी के सामने कौन है, सी है, तो यहाँ पर देखें ये सी है, तो सी के सामने ये वाला सी हो जाएगा। तो क्या बना, ये मिल गया कौन चीज, बी मिला और सी मिला, ये डी है, ये डी मिला और सी मिला। अब क्या छूट रहा है, ये, तो ये को यहाँ लिख देंगे। तो समरूपता का नियमानुसार क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात बराबर। तो भुजा का अनुपात मतलब ये बी, इसका लेंगे भुजा हम ये बी, तो यहाँ लिख देंगे ये बी बटे, अब इसके सामने भुजा कौन सा है, ये वाला है, यानी ये डी, इसके सामने है ये डी, तो ये डी लिख देंगे बराबर ये सी। यहाँ पर सिद्ध करने में सी ए लिखा है तो सी ए का प्रयोग कर लें, बटे अब इसके सामने ये लिखा है यानी सी डी, तो यहाँ बटे के नीचे लिख देंगे सी डी बराबर ये क्या है, बी सी है, बी सी ले लेंगे, या लेकिन यहाँ पर सी बी लिखा हुआ है तो सी बी का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में बी सी के सामने क्या है, ये सी है, यहाँ पर सी ए लिखा है तो सी ए करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको देखना होगा कि कौन कौन सा भुजा लाना है सिद्ध में, सी ए लाना है, सी ए का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है, सी बी सी डी, सी बी यहाँ पर है, सी डी यहाँ पर है, मतलब सिर्फ हमको इतने लेना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इसी को लेकर के और सी ए का सी ए से गुणा करा देंगे, कहीं से गुणा हो जाएगा तो सी ए स्क्वायर बन गया, और बराबर क्या बना, सी बी गुणे सी डी बन गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये सिद्ध हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। हम अगला क्वेश्चन, ये घ नंबर है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। ये कह रहा है वृत्त के परिगत खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। इसको कैसे लगाएंगे हम, ये वृत्त के परिगत खींचा गया तो कैसे लगाया जाएगा इसको, चलिए इसको देखते हैं हम। तो पहला नंबर हमको चित्र बनाना होगा, पहले एक वृत्त बनाएंगे हम, यही किनारे बना दें, एक वृत्त बनाएंगे पहले, और इसके बाहर हमको क्या बनाना होगा, एक चतुर्भुज बनाना होगा। इसके बाहर एक चतुर्भुज बना देंगे हम, कोई ऐसे कोई भी चतुर्भुज बना दें, चाहे चतुर्भुज रहे, बस इसके बराबर यानी टच करता हुआ बनना चाहिए, क्योंकि वृत्त के परिगत खींचा गया है ये, तो इसके परिगत ही हमको बनाना होगा। ये हमने बना दिया चतुर्भुज एक इसके परिगत। अब क्या करना है, इसमें पॉइंट लिखने हैं हमको, यहाँ लिखेंगे ये, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी। क्या लाना सिद्ध करके, ये बी प्लस सी डी, यानी ये बी यहाँ पर है, सी डी यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ना है और लाना है ये डी प्लस बी सी, ये लाना है। तो इसमें हमको स्पर्श रेखा का प्रयोग करना होगा, स्पर्श वाला हमको प्रयोग करना होगा, क्योंकि स्पर्श से ही इसमें काम बनने वाला है, टेंजेंट लेना पड़ेगा हमको। तो स्पर्श बिंदु कहाँ पर हैं, एक स्पर्श बिंदु यहाँ पर है तो इसको मान लेंगे P, दूसरा स्पर्श बिंदु यहाँ पर है, इसको मानेंगे Q, तीसरा यहाँ पर है, इसको मानेंगे R, चौथा यहाँ पर है, इसको मानेंगे S। तो P Q R S हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया सभी में। इसको हटा दें हम, सभी में स्पर्श बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे कि स्पर्श जो बिंदु होता है वो क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर से जो यानी एक पॉइंट से जो रेखाएं खींची गई हैं वृत्त पर, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वो बराबर होती हैं।
जैसे ये पी ए एस के बराबर होगा और ये बी पी इस बी क्यू के बराबर होगा और सी क्यू सी आर के बराबर होगा और डी आर इस डी एस के बराबर होगा। तो ये सभी आपस में बराबर होते चले जाएंगे। तो इन सभी पॉइंटों को लेकर के हमें लिखना होगा। तो यहां लिख देंगे हम, क्योंकि ये लिखना होगा पूरा चतुर्भुज, यहां लिख देंगे चतुर्भुज द्वारा वृत्त पर क्या है ये स्पर्शी बिंदु वृत्त पर अंतरित या अंकित लिख दें, अंतरित लिख दें, वृत्त पर अंतरित स्पर्श बिंदु क्या क्या है, पी क्यू आर एस हैं। चतुर्भुज द्वारा वृत्त पर अंतरित स्पर्श बिंदु क्या कौन कौन है, पी क्यू आर एस। अब क्या लिखेंगे, स्पर्श नियम के अनुसार क्या होता है कि एक किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यहां लिख देंगे अतः या तथा करके लिख देंगे, तथा किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो बराबर हो जाएगा। अब लिख देंगे इसलिए ये पी बराबर ए एस, ये पी और एस बराबर हो जाएगा। अब बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू, और सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, और क्या बनेगा डी आर बराबर डी एस, यहाँ बनेगा डी आर बराबर डी एस। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे थर्ड और इसको मानेंगे फोर्थ। ये चार समीकरण हमारे पास बन के आ गए। अब इन चारों समीकरणों का प्रयोग करना है। अब यहाँ दिया ये बी, तो ये बी कहाँ से बनेगा, देखिए ये बी ये वाला है, तो ये बी कब बनेगा, जब ये पी को और बी क्यू को मिलाएंगे हम। अब ये पी और बी क्यू हमें ढूंढना कहाँ पर है, देखिए ये पी यहाँ पर है और बी क्यू, ये बी क्यू कहाँ पर, बी पी कहाँ पर है, बी पी ये यहाँ पर है। मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हमें जोड़ना होगा एक में। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये पी प्लस बी पी बनेगा, और ये जब दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अब ये सी डी कैसे बनेगा, यहाँ पर ये सी डी है, तो सी डी बनाने के लिए सी आर और डी आर जोड़ना होगा। तो सी आर यहाँ पर है, डी आर यहाँ पर है। अब देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, सी आर इधर चला गया, डी आर इधर आ गया, तो इसको हमें पलटना होगा, यानी सी आर को इधर लाना होगा। सी आर इधर ले आएंगे और डी आर भी इधर रहेगा, सी क्यू उधर चला जाएगा, ये बन गया। यानी इसका हम इस तरह से हमने इसको परिवर्तित कर दिया। तो अब इसको जोड़ देंगे हम सभी को, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को जोड़ देंगे। पर ध्यान रहे कि थर्ड में इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड व फोर्थ जोड़ने पर इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये पी, बाएं वाले को जोड़ देंगे ये पी प्लस बी पी, अब प्लस थर्ड क्या है, थर्ड है ये सी आर फिर डी आर, तो सी आर प्लस डी आर बराबर में जो है उसको लिख देंगे ए एस प्लस बी क्यू, थर्ड में इसको लेंगे सी क्यू प्लस फिर क्या है डी एस, चौथे का है डी एस। अब इसको हमें एक एक ग्रुप में लेना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, तो ये बी कब बनेगा, जब ये पी को और बी पी को जोड़ेंगे हम। तो ये पी बी पी को एक ग्रुप में करेंगे और सी आर डी आर को एक ग्रुप में करेंगे, क्योंकि सी आर और डी आर मिलकर क्या बनेगा, ये डी सी बनेगा। ऐसे इधर भी, इधर हमको बनाना ये डी, तो ये डी कैसे बनेगा, ये डी बनाने के लिए ए एस और डी एस मिलाना होगा। तो ए एस यहाँ पर है, डी एस यहाँ पर है, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे और इन दोनों को एक साथ करेंगे। तो ये पी प्लस बी पी क्या बन गया, ये बन गया ये बी। सी आर प्लस डी आर क्या बन गया, ये बन गया सी डी, बराबर ऐसे ए एस और डी एस क्या बन गया, ए एस प्लस डी एस, ये बन गया यहाँ पर ए डी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए डी। ऐसे ये बी क्यू और सी क्यू क्या बन गया, तो ये बन गया बी सी,
जो लाना था वो आ गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया मान। अब चाहो तो जो ये बन के आया उसको लिख सकते हैं बगल में, यहाँ लिख देंगे चूंकि ये P प्लस BP बराबर क्या बन रहा है, ये B, ऐसे बगल में इसको लिख देंगे। और क्या बनना है, CR प्लस DR बराबर क्या है, CD। और तीसरा क्या है, AS प्लस DS, ये क्या बन रहा है, AS प्लस DS क्या बन रहा था, AD। और BQ प्लस CQ, ये क्या बन रहा था, ये बन रहा था BC। ये इतना हो गया, इसको बगल में लिख देंगे इसे चौकी करके। अब ये सिद्ध हो गया। ये कितने नंबर में था, ये 4 नंबर में क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगा नंबर क्वेश्चन, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है, मध्यिका दिया है ये, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। n बराबर दिया 60, तो x और y का मान बताना है हमको। तो इसको लगाना होगा हमको, लॉन्ग प्रोसेस से लगाना होगा पूरा। तो चलिए इसका पहले हम बनाते हैं चार्ट, यानी चार्ट ही पहले बनाएंगे तभी लगेगा ये। तो मान को लिख दें, उसके बाद थोड़ा चार्ट बनाएं। जैसे वर्गांतर कितना लिखा है, वर्गांतर लिखा है 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये इतना मान दिया है। अब इसी के अनुसार हम एक चार्ट बना लेंगे। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन और बना दें, अभी जरूरत पड़ेगा उसी हिसाब से बनाते जाएंगे लाइन को। अब इसमें मान को लिख देंगे हम। ये वर्गांतर है, बारंबारता कितना कितना है, बारंबारता है 5, फिर x, फिर 20, 15, y और 5, ये इतना मान दिया है बारंबारता। पर इसमें मध्यिका दिया है, माध्यक। अब माध्यक दिया है तो हमको क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता निकालना होता है, CF। तो 5 लिखेंगे पहले, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x आएगा, इसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस x, 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 40 प्लस x, इसमें y जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा 40 प्लस x प्लस y, 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 प्लस x प्लस y, ये इतना बना। अब इसके बाद में और प्रोसेस बढ़ाना होगा हमको। अब ये जो मान आया CF वो क्या है, इसको बारंबारता का योग भी लिख सकते हैं, यानी समेशन ऑफ F लिख सकते हैं या फिर n लिख सकते हैं। इसको n बराबर भी लिख सकते हैं कैपिटल N करके, या यहाँ पर n बराबर 60 दिया, स्मॉल n बराबर 60 दिया है। तो मतलब कि इस पूरे को जोड़ेंगे तो बारंबारता का योग आएगा, और ये किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। मतलब कि ये 45 प्लस x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये मिलेगा x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, तो ये हो गया x प्लस y बराबर 15। समीकरण फर्स्ट, एक समीकरण आ गया है, अभी इस समीकरण का उपयोग होगा आगे चल के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना होगा, इसमें हमको निकालना होगा क्या चीज, जो मध्य मान होगा, यानी मध्य में जो मान होगा उसको निकालना होगा, बीच के मान को। तो यहाँ टोटल दिया 60, तो 60 के मध्य में क्या होगा, यानी 60/2, यहाँ लिख देंगे n/2 बराबर कितना होगा, 60/2, कितना बना, 30 बन गया। अब ढूंढेंगे इसमें 30 कहाँ पर है, तो 30 का मतलब 25 प्लस x, यानी इसी वाले को लेंगे हम, 25 प्लस x वाले को। तो इसके सामने जो बारंबारता होगा वो 20 लिया जाएगा, और जो वर्गांतराल लेना है वो 20 से 30 वाला लेना होगा हमको वर्गांतराल। लेकिन जो CF लेंगे संचयी बारंबारता, वो क्या लेना होगा, एक कम लिया जाता है, 25 प्लस x से एक कम लेना होता है हमको, 5 प्लस x। तो CF होगा 5 प्लस x, EF होगा 20, और L1 का मान 20 और L2 का मान 30। यहाँ लिख देंगे L1 का मान हो जाएगा 20 और L2 का मान हो जाएगा 30। तो L1 को ही हम L कहते हैं। और H का मान क्या होगा, ये 30 माइनस 20 बराबर कितना आएगा, 10। H का मान हो जाएगा 10। अब हम फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है इसका, मध्यिका का फार्मूला, तो मीडियन का फार्मूला होता है m बराबर L प्लस, तो L की जगह चाहे L1 लिख दें चाहे L लिख दें, L प्लस n/2 माइनस CF और गुणे x बटे क्या हो जाएगा, F। ये फार्मूला होता है। अब इसी में मान हम रख देंगे। तो m का मान दिया हुआ है, मध्यिका दिया 28.5, तो यहाँ लिख देंगे 28.5। L का मान चाहे L1 इसको कह लें या L कह लें, क्या है 20 है,
20 रखा जाएगा। n/2 कितना आया था, 30 आया था, तो यहाँ रख देंगे 30। संचयी बारंबारता कितना है, ये है 5 + x, तो यहाँ लिख देंगे 5 + x बटे f कितना है बारंबारता, ये हमारे पास है ये 20, तो 20 रख देंगे। यस कितना है, यस है 10, 10 रख देंगे। 0 से 0 कट गया, 20 को लाकर यहाँ माइनस कर देंगे, तो 28.5 में से 20 माइनस हो जाएगा। ये 30 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 25, माइनस अंदर जाएगा तो -x, अब बटे कितना है 2 है, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 8.5 बराबर 25 - x बटे 2। कहीं से गुणा करेंगे तो 2 जाकर गुणा हो जाएगा यहाँ, तो 2 पंचे 10, 2 8 16 17 बराबर होगा ये 25 - x, x इधर आ जाएगा, तो x बराबर 25 - 17, तो x बराबर कितना होगा 8, x का मान 8 आ गया। अब x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पूरा लिख देना, तो 8 + y बराबर 15, तो y बराबर कितना आ गया, 15 में से 8 घटेगा 7, मतलब x का मान आ गया कितना 8 आ गया, और y का मान कितना आ गया 7 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 8 और 7, x का मान 8, y का मान 7। ये 4 नंबर है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बताना है हमको। अच्छा होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो खराब पेन कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे खराब पेन, खराब पेन यानी जो खराब है यानी अच्छे नहीं हैं, वो है 12 पेन, और अच्छे पेन कितने हैं उसको लिख देंगे यहाँ पर हम, अच्छे पेन वो कितने हैं, अच्छे पेन है कितने 132, यानी कुल कितने बन गए, टोटल पेन कितने बन गए हमारे पास, जोड़ देंगे 2 2 4 3 1 4 1, टोटल हमारे पास 144 पेन है, खराब 12 और अच्छे 132। अब इसमें क्या निकालना है हमको, इसमें वो कह रहा है कि इस मिश्रण में से एक पेन निकालना है, अब अच्छा होने की प्रायिकता यानी कि हमको अच्छा पेन इसमें से निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अच्छा पेन यानी ठीक पेन कह सकते हैं, निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता कैसे लिखेंगे इसको हम, ऊपर रहेगा अच्छे पेन टोटल, लिख देंगे यहाँ अच्छे पेन, या जिसको कहते हैं अनुकूल परिणाम, यहाँ लिख देंगे अच्छे पेन। अब बटे के नीचे क्या रहेगा, कुल पेन, यहाँ टोटल पेन हो जाएंगे, तो अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं, अच्छे पेन हमारे पास है 132 और कुल पेन 144, इसको काट देंगे, काटेंगे जो आंसर आएगा वैसे ही हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 छक 12, 2 छक 12, ये 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये कितना आया 36, 3 से काट दें एक साथ में 11 और 3 का 3 3 दूनी 6, यानी कितना मिला 11/12, यानी इसकी जो प्रायिकता हो गया वो 11/12 हो गया, तो यही सही है 11/12। आगे बढ़ेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यहाँ 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे हम, तो भिन्न को मानना होगा हमें, लिखेंगे माना भिन्न, माना भिन्न कितना हो जाएगा x/y, x/y हमने मान लिया, जहां x क्या है, जहां x है अंश तथा y क्या है, वो हर है, तथा y हर है, या अंश बराबर x हर बराबर y लिख सकते हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में दिया उस हिसाब से करेंगे हम। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, भिन्न 1/3 हो जाती है, और 1/3 भिन्न कब होती है, जैसे भिन्न हमारा दिया x/y, और ये भिन्न 1/3 कब होती है, जब अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश हमारा क्या है x में से जब 1 घटाते हैं तो 1/3 होती है। y में कुछ नहीं करना है, अब इसको कहीं से गुणा करके समीकरण बना लेंगे, तो कहीं से गुणा करेंगे 3x - 3
y का 1 से गुणा होगा y को ले आएंगे बाईं ओर, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 दाईं ओर जाएगा। ये बन गया पहला समीकरण। ऐसे दूसरा स्टेप दूसरा दिया है कि यहाँ 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न है x/y, इसमें हर में हमें 8 जोड़ना है, यानी y में 8 जोड़ देना है। अब भिन्न कितना हो जाएगा 1/4, कहीं से गुणा कर लें, तो 4x बराबर y प्लस 8, y प्लस 8 का 1 से गुणा y प्लस 8, y बाईं ओर आएगा, तो ये बनेगा 4x माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण सेकंड। 2 समीकरण बन गए। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर या फिर यहाँ पर देखें तो y भी माइनस में है, यहाँ भी y माइनस में है और दोनों सेम मान है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, अगर दोनों सेम चिन्ह है तो घटाने पर, अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर। तो ऐसे भी करें, हल करने पर लिखें या जोड़ने घटा पर या घटाने पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3 और ये है 4x माइनस वाई बराबर 8। तो क्या करेंगे, हम हल करेंगे, तो हल में हमको चिन्ह बदलना होगा क्योंकि सेम चिन्ह है, कटेगा नहीं। और जब चिन्ह हमने चेंज कर दिया तो यहाँ पर हमको लिखना होगा घटाने पर। अब चाहे घटाने पर यहाँ लिख दें या जो हल करने पर लिखे हैं यहाँ पर लिख दें, एक ही बात है। y से y कट गया, 4 में से 3 घटेगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस x बचा। 8 में से 3 घटेगा -5, माइनस से माइनस कट गया, x का मान आ गया 5। अब x के मान को किसी समीकरण में रख दें, तो x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में इसको रख दें। तो समीकरण फर्स्ट है 3x यानी 3 × 5 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस ये 3 × 5 = 15 इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना मिल गया -12, माइनस वाई बराबर -12, तो y बराबर कितना मिला 12, ये आ गया। x का मान 5, y का मान 12, तो भिन्न कितना बना, यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x/y था तो x का मान 5, y का मान 12, तो 5/12 ये आंसर हो गया। अथवा अब इसमें ध्यान रखें कि दोनों में केवल एक क्वेश्चन करना है, ये तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें केवल एक ही क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर देखिए अथवा अगर आइए तो या तो उसको करना है या तो इसको करना है। तो एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है, 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। इसकी हमें सामान्य चाल बतानी है, कितना होगा, नॉर्मल चाल क्या बनेगा। तो चलिए लगाते हैं इसको हम। करा एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है, तो मान लें निर्धारित समय t है, निर्धारित समय t हो जाएगा। अगर देरी से चलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसको समय ज़्यादा लग सकता है पहुँचने में। तो 30 मिनट की अगर वो देरी से चलेगा इसका मतलब उसने 30 मिनट कम कर दिया अपना, तो -30 कर देंगे, क्योंकि जितने समय से चलना चाहिए उससे 30 मिनट देरी से चल रहा है, तो 30 मिनट उसने कम कर दिया। पर अगर इसको घंटे में मानेंगे हम t को, तो यहाँ पर हमको 60 से भाग देना होगा, तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि t - 1/2 घंटा हो जाएगा ये। अब 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुँचने के लिए उसे अपनी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है, यानी इसकी जो सामान्य चाल है वो निकालना है। तो लिख देंगे माना विमान की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। तो जो कंडीशन पहले दिया उसको लगा दें, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो शुरुआती कंडीशन है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है, सामान्य चाल है x, दूरी कितना है 1500 किलोमीटर, तो 1500 रख देंगे। हमारा जो सामान्य समय है वो कितना है t घंटा, तो t लिख देंगे। हमको निकालना है x का मान, तो यहाँ से चाहो तो t का मान अभी बाद में निकाल कर रख देंगे, और या फिर t को इधर ले आएँ, यहाँ से t का मान निकाल लें तो हो जाएगा 1500/x। अभी इस मान को ले जाकर रख देंगे, दोनों से लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही से लगाएं। अब क्या करना है हमको, अब दूसरा कंडीशन लगाना। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन लगाना है। सेकंड में दिया है कि अगर चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें हम, तो सामान्य चाल x है और 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, दूरी वही रहेगा 1500 ही,
समय कितना लगेगा, समय वही पहुंचना है, यहाँ लिखा है अपनी निर्धारित चाल से बढ़ाना है, लेकिन समय पर पहुंचने के लिए समय पर पहुंचना है। समय पर मतलब कि जो देरी हुआ है उस देरी को किससे कवर करेंगे, चाल बढ़ाने से कवर करेंगे। मतलब कि जो समय लगेगा वो आधा घंटा कम लगेगा, क्योंकि आधा घंटा पहले वो लेट कर चुका है। तो यहाँ जो समय होगा टी का मान, उसमें से 1/2 घटाना होगा हमें। अब इसको हम सॉल्व कर लें, या तो कहीं से गुणा करें या इस टी का मान यहाँ रख दें। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो टी का मान यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 250 यानी 250 बराबर 1500 बटे, टी का मान कितना है 1500 बटे x, तो यहाँ हो जाएगा 1500 बटे x और माइनस 1/2। अब सॉल्व करेंगे हम, तो आएगा x प्लस 250 बराबर 1500 ऐसे रहेगा, बटे में 2 और x का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2x, और x को, इस 2x को x से भाग करेंगे तो आएगा 2, 1500 से गुणा होगा तो 3000 बनेगा ये। अब माइनस यहाँ हो जाएगा x, 2x ऊपर चला जाएगा तो x प्लस 250, 2x ऊपर जाएगा तो 15 दूना 30 यानी 3000, x बटे ये होगा 3000 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो x प्लस 250 को 3000 माइनस x से गुणा करेंगे तो x का 3000 से गुणा ये बनेगा 3000x माइनस x का x से गुणा x स्क्वायर, 250 का 3000 से गुणा तो 25 ने 75, कितने जीरो लगेंगे 4 जीरो, और माइनस 250 का माइनस x से गुणा तो माइनस 250x बराबर 3000x का x से गुणा 3000x, 3000x से 3000x कट गया। अब बाकी में माइनस कॉमन करके दाईं ओर भेज देंगे हम। जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ये x वाला प्लस हो जाएगा तो x स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा। तो पहले इसको लिख दें हम, तो प्लस 250x अब माइनस 75 के बाद 4 जीरो बराबर 0। अब इसमें श्रीधराचार हमको लगाना होगा, या तो श्रीधराचार लगा दें या फिर गुणनखंड कर दें। तो श्रीधराचार लगाएंगे तो थोड़ा लांग चला जाएगा, तो इसलिए इसको हम गुणनखंड ही कर दें। यानी 7,50,000 का गुणनखंड इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर माइनस है, घटाने पर 250 आए, यानी घटाने पर 250 आ जाए। तो कैसे किया जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1000 गुणे कितना, 1000 गुणे 75, 1000 गुणे 75 यानी 750, 1000 गुणे 750 गुणा करेंगे तो यही मान आएगा। और जब 1000 में से 750 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो इस मान को यहाँ लिखेंगे अब हम, और यहाँ पर प्लस है तो 1000 प्लस में होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1000 x माइनस कितना होगा 750x अब माइनस 75 के बाद 4 जीरो, 7,50,000 बराबर 0। कॉमन करेंगे, x कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 1000, इसमें माइनस 750 कॉमन होगा तो आएगा x प्लस 1000 बराबर 0। तो अब बनेगा x बराबर 1000 उधर जाएगा तो माइनस 1000, इसको हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, और x माइनस 750 मिलेगा, ये बराबर के उधर जाएगा तो x बराबर कितना होगा 750। तो नेगेटिव मान लेंगे नहीं, तो यही वाला हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 750 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी विमान की सामान्य चाल। तो आ गया क्वेश्चन ये, और आगे बढ़ेंगे अब हम, ये आंसर आ चुका। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो पहले हम चौड़ी सड़क बनाएंगे 80 मीटर का, यही बना दे रहे हैं 80 मीटर का, ये चौड़ी सड़क हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 मीटर का सड़क, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गया। कह रहा सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं, इसके दोनों तरफ 2 खंभे लगे रहेंगे आमने सामने, और दोनों की ऊंचाई जो है वो सेम है, दोनों की जो ऊंचाई होगी वो सेम होगी, तो समान ऊंचाई के 2 खंभे हो गए। तो अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई h होगी, दोनों का ऊंचाई सेम रहेगा। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, इसके बीच में कोई एक बिंदु ले लेंगे, कोई एक बिंदु लेंगे,
इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो एक पर 60 अंश होगा, दूसरे पर 30 अंश होगा। एक ये बना और दूसरा ये बना। तो जो बड़ा वाला कोण है वो 60 अंश होगा, तो बड़ा वाला कोण ये है, और जो छोटा वाला कोण है वो 30 अंश हो जाएगा। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यच का मान हमको बताना है, और इन खंभों से बिंदु के बीच की दूरी यानी ये वाला बिंदु का दूरी बताना है। तो इसको भी हम कुछ लिख देंगे, बिंदु ये पॉइंट मानेंगे यहाँ, इसको लिख दें यक्स, ये दूरी। ये कितना होगा, टोटल 80 है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस यक्स मीटर, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। अब मान लेंगे ये यहाँ बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और इसको मानेंगे ई, ये हो जाएगा ई। ये सभी पॉइंट को हमने मान लिया। अब दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से लेना है। पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन सा लें, पहले ये बी ई, त्रिभुज ये बी ई में, चूंकि ये 90 अंश का कोण है, क्योंकि खंभा लंब होता है हमेशा, यानी 90 अंश के कोण पर होता है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, मतलब जो कोण वाला होता है वो लगा सकते हैं नियम। क्योंकि जो खंभा है वो लंब होता है, यानी कि सीधा खड़ा होता है ये, इसलिए कोण वाला नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ ऊंचाई है यानी लंब है, और आधार है, तो लंब आधार किस में होता है, tan या काट में। तो tan 60 लगाएंगे, ये 60 है थीटा की जगह, तो लिखेंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब है h और आधार कितना है x। tan 60 का मान √3 h बटे x, कहीं से गुणा करेंगे, h का 1 से गुणा h, x का √3 से गुणा √3 x। एक मान तो ये मिल गया, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में ये भी वही रहेगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब है h, आधार कितना है 80 माइनस x, ये लंब ये यहाँ h है और आधार है ये वाला 80 माइनस x। tan 30 का मान कितना होगा, 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 माइनस x। कहीं से गुणा करेंगे, h का √3 से गुणा √3h, 80 माइनस x का 1 से गुणा, तो 80 माइनस x, ये बन गया। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे और h और x के मान आ जाएंगे आसानी से। तो समीकरण फर्स्ट से h का मान सेकंड में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से h का मान समीकरण सेकंड में रखने पर क्या मिलेगा, √3h, h की जगह हो जाएगा √3x बराबर 80 माइनस x। अब √3 3 बन गया, यानी 3x बराबर 80 माइनस x। तो x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4x बराबर 80, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया 20। x का मान 20 मीटर आ गया। अब x के मान को किसी में रख देंगे, यानी फर्स्ट में ही रख दें, तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम। कितना बनेगा, h बराबर √3, x की जगह कितना है 20 है, गुणे 20, यानी कि बन गया 20 √3 मीटर। अब अगर इसको दशमलव में लाना चाहें तो √3 का मान रख दें, पर यहाँ कहीं दिया नहीं रखने के लिए, तो ऐसे रहने देंगे। मतलब खंभे की ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 20 √3 मीटर लिख देंगे। अतः खंभे की ऊंचाई 20 √3 मीटर, तथा खंभों से इस बिंदु के बीच की दूरी, ये दो दूरी आएगी, एक दूरी आएगा x का मान, यानी कितना आएगा x का मान 20 मीटर, और दूसरा 60 मीटर, ये होगा 20 मीटर और ये होगा 60 मीटर, तो दो दूरी आएंगी इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है अथवा वाला। अब ध्यान रहे कि अथवा वाले में इसके पहले वाले का क्वेश्चन या फिर इसको दोनों में कोई एक ही करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो पहले मीनार बना देंगे हम, ये मीनार हो गया, इसका आधार बना देंगे। आधार पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ले लेंगे P। आप कह रहा कि मीनार, ये शिखर पर लगी एक मीनार, यानी जो भूमि का जो भवन है, भवन के शिखर पर एक मीनार बना है, तो इसके शिखर पर एक मीनार है, ये हो गया, ये मीनार है ऊपर, ये वाला है मीनार। तो मीनार के शिखर और तल, इस बिंदु से देखना है शिखर और तल, शिखर और तल, ये मीनार के शिखर और तल पर उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है।
तो 45 अंश से जो कम है वो हो जाएगा, क्योंकि पहले तल है, और 60 अंश से बड़ा वाला हो जाएगा, ये वाला 60 अंश का कोण। अब इसमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो मीनार ये वाला है, इसकी ऊंचाई हमें बतानी है, ये ऊंचाई बताना है। बाकी ये दिया हुआ है 20 मीटर, जो भवन की ऊंचाई है 20 मीटर दिया हुआ है। अब ये बी और सी, तो दो त्रिभुज उसमें लेना है। तो पहला त्रिभुज हो जाएगा ये पी बी, त्रिभुज ये पी बी में। तो लंब आधार का खेल है, यहाँ पर यक्स लिख देंगे, आधार को यक्स मान लेंगे। तो tan 45 पहले लगा देंगे हम, tan 45 से छोटा त्रिभुज ये वाला, लंब बटे आधार, लंब है 20, आधार है यक्स। tan 45 का मान 1 होता है, 20 बटे यक्स, कहीं से गुणा करा देंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर, यक्स का मान 20 मीटर। दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला लेना है, ये पी सी। ध्यान रखना है कि हमको 90 से लेकर के लगाना है सवाल, तो 90 में ये बड़ा वाला लेना पड़ेगा हमको। तो त्रिभुज ये पी सी में, या ये सी पी भी लिख सकते हैं। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब पूरा हो जाएगा, लंब ये 20 भी लेना है, यच भी लेना है, क्योंकि पूरा त्रिभुज ले रहे हैं हम। तो 20 प्लस यच, आधार वही यक्स होगा। tan 60 का मान √3 और 20 प्लस यच बटे यक्स क्या है 20 है, कहीं से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 प्लस एच। तो यच को ले आएंगे बाईं ओर, या यच वहीं रहने दें, 20 को बाईं ओर ले आएँ। तो 20 √3 माइनस 20 बराबर यच, यानी यच बराबर हो जाएगा 20 कॉमन है, तो क्या बचा √3 माइनस 1 मीटर। तो ये इतना मान आ गया, इसका आंसर हो गया यच बराबर 20 √3 माइनस 1। अब चाहो तो इसको दशमलव में लगाना चाहें तो दशमलव में भी लगा सकते हैं, मान रख दें। जैसे 20 √3 का मान होता है 1.73, 2 भी कर सकते हैं -1, और उसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 1 घटेगा 1 दशमलव में से, तो कितना बचेगा, ये आएगा 0.732, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सतह 14, जीरो लगा देंगे 0.3 स्थान पर, तो 1 2 3 यहाँ, यानी 14.640 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखे रहेंगे तो ये भी सही है, दशमलव में है तो ये भी सही है, कोई परेशानी नहीं। ये 5वां क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया रखने के लिए, देखिए त्रिज्या दिया हुआ है ये 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार है, लकड़ी का ठोस बेलन है, इसमें से ये इतना खोद करके निकाल लिया गया है, यानी इतना लकड़ी जो काट करके निकाल लिया गया है। ऐसे यहाँ पर भी अर्धवृत्ताकार जो लकड़ी काट करके निकाल लिया गया इसमें से। तो अगर लकड़ी काट करके निकालेंगे तो एक नया एरिया बन जाएगा अंदर से, ये एक नया एरिया बन जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल बन जाएगा ये। और कौन सा क्षेत्रफल बनेगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। ऐसे यहाँ पर भी अंदर से एक क्षेत्रफल बन जाएगा वक्र पृष्ठीय, यानी गड्ढाकार बनेगा, जिसको हम पेंट कर सकते हैं। और एक बाहर वाला हो गया, ये जो बाहर का जो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, मतलब सभी वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे और पूरे संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा। तो पहले इस बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे हम, तो लिख देंगे बेलन का या बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, या बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब ये जो गड्ढाकार जो हमने अब ये जो अर्धगोला खोदा गया है उसको भी लिखा जाएगा, लिखेंगे 2 गुणे 2 अर्धगोला है, दोनों सेम है, तो 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिख देंगे यहाँ पर, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहें या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें एक ही चीज है, तो वक्र पृष्ठ हो गया। फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का हो जाएगा, पूरे वृत्त का होता है 4 पाई R², और अर्धगोले का होता है 2 पाई R², तो 2 पाई R² लिख देंगे हम। अब इसमें कुछ कॉमन है, उसको कॉमन कर लेंगे,
क्योंकि जो त्रिज्या है दोनों का सेम सेम है, बेलन का भी त्रिज्या और अर्धगोले का भी। तो इसमें जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे, 2 पाई आर कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ एच। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 निकल गया, अब पाई आर निकल गया तो बचा 2, और क्या बचेगा, आर बचेगा खाली। मान रख दें, 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है 3.5, एच है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है, और 2 गुणे आर का मान है 3.5। 7 से काटेंगे, 7 का नम 7, 7 पचे 35, 0.5। 0.5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, दशमलव लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का 22 से गुणा करेंगे 22, 35 दूना 70, 7 आया, 10 और 7 17, इसको गुणा कर देंगे, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 3 कितना बना, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया इसका, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से लग गया, कोई इसमें कठिन नहीं है। अब इसमें जो मान लिखना है उसको चाहो तो लिख दें पहले। जो त्रिज्या है वो 3.5 है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, और जो ये त्रिज्या है वो दोनों का सेम है, बेलन का भी और अर्धगोले का भी। आगे बढ़ रहे हैं, ये इस सेट का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, और वो भी अथवा में है, चाहे इसको करें या फिर इसके पहले वाले को करें। चलिए इसको देखते हैं हम। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का ठोस होगा। तो इसका चित्र बनाएंगे पहले हम, तो पहले अर्धगोला बनाना होगा हमको। ये हो गया अर्धगोला। अब इसके ऊपर एक शंकु खड़ा करना है हमको, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बनाना है, तो एक शंकु भी बना दें इसके ऊपर। तो अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रहेगा, इसके ऊपर एक शंकु बना देंगे, ये हो गया। तो अर्धगोले के ऊपर एक शंकु हो गया, ये ठोस हो गया। कह रहा शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, यानी दोनों की त्रिज्या जो आर का मान है वो सेम सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं करना है। कितना दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आर का मान लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या सेम रहेगा दोनों का। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यानी पूरी ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई जो दिया है ये दिया है 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो ये नीचे भी 3 सेंटीमीटर होगा, यानी गहराई भी इसकी 3 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर हम माइनस कर दें, तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा 3 सेंटीमीटर, यानी जो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम शंकु की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर है। तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख देंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए दोनों निकालना पड़ेगा, पहले अर्धगोले का आयतन फिर शंकु का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे, लिख देंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब सूत्र रख दें, अर्धगोले का आयतन क्या बनेगा, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3, तो अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि त्रिज्या दोनों सेम सेम है तो कॉमन करना चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचा 2r, अब प्लस यहाँ क्या बचा एच बचा। अब मान रख देंगे 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 रख दें। आर कितना है त्रिज्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 कर दे रहे हैं, 2 गुणे आर का मान 3 और एच का मान भी कितना दिया है 3 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया, 22 × 66/7 और गुणे 3 दूनी 6 और 6 और 3 कितना बनेगा 9 बनेगा। अब इसको गुणा करा देंगे, 9 × 54 और 9 × 54, 54 और 5 कितना होगा 59/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर आ गया वो 594/7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्योंकि आयतन है तो आयतन क्यूब में होता है, अगर दशमलव में निकालना चाहें तो भाग कर दें, तो हो जाएगा
7, 7 से काट देंगे, कितना बनेगा 7 8 56, 3 बचा, 7 चौक 28 और 2 30, 6 बचा, तो 7 8 56, तो ये बना 84.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो चाहे इसको लिखें या फिर इसको लिखें, दोनों सही है। आयतन क्यूब में होता है, मात्रक लिखना कभी ना भूलें, मात्रक छोटा तो समझो कि नंबर कट सकता है। तो बस हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ये आज का जो सेट था हमारा 2025 का पहला सेट 822 BV, ये समाप्त हुआ। इसके बाद जो अगला सेट होगा अगले वीडियो में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो या दिक्कत हो कुछ तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, हम इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।